तो आज का जो हमारा टॉपिक है नेम्ड एज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम बेसिकली होता क्या है, कुछ नहीं, एक बारीक से तार से एक हैवी पॉइंट स्फीयर, देखो ये तो मिलना नामुमकिन है। हैवी पॉइंट स्फीयर मतलब पॉइंट जो जैसा हो और काफ़ी वज़नदार हो। तो इसका हमको थोड़ा सा जो नियरेस्ट अप्रोच है वो देखना पड़ता है। तो एक स्फेरिकल बॉब मतलब लोहे का एक गोला जैसा आता है जो वज़नदार हो, स्फेरिकल बॉल हो, वो भी एक हैवी पॉइंट स्फीयर ही की तरह एक्ट करता है। तो जैसे मैंने डिफ़ाइन किया कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है, मैंने हैवी पॉइंट मास, जिसको हम एक्चुअली स्फीयर कहेंगे, इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। उसे एक लाइट हल्का इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, एक ऐसा स्ट्रिंग जो स्ट्रेच नहीं होता, उससे आप लटकाते हैं फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। कहाँ से लटकाते हैं? रिजिड सपोर्ट से लटकाते हैं। एंड ऑसिलेटेड फ्रीली इन वर्टिकल प्लेन, और उसको वर्टिकल प्लेन में ऐसा फ्रीली ऑसिलेट करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग? सिंपल पेंडुलम कहते हैं। आई बात समझे? अब हमको ये तो समझ में आ गया सिंपल पेंडुलम होता क्या है। अब अगला है हमारा क्या कि हमने इसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो फॉर्मूला देखना है। बहुत मशहूर फॉर्मूला जो आप बहुत पहले से जानते हैं, कई बार आप देख चुके हैं, T=2π√L/g, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। बस उसका डेरिवेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, जेईई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, सीईटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है रखता है, तो बड़े गौर से देखना है ना। बोर्ड एग्जाम में तो मैं तो बोलता 99% इसका आएगा, सिंपल पीरियड ऑफ ऑप्टेन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये आएगा। तो देखो अब क्या कैसे करेंगे, तो मैं सबसे पहले कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडर है अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग फ्रीली इन वर्टिकल प्लेन। एक सिंपल पेंडुलम को कंसीडर करिए जो कि आज़ादी से ऑसिलेट कर रहा है वर्टिकल प्लेन पे। लेट m क्या है? मास ऑफ बॉब। m जो है मास ऑफ बॉब। मास ऑफ बॉब बोल सकते हैं आप, बॉब बोलते हैं लोहे के गोले को बोलते हैं बॉब। मास ऑफ बॉब बोल सकते हैं आप चाहे तो मास ऑफ सिंपल पेंडुलम भी बोल सकते हैं, क्योंकि धागे का तो मास है नहीं, है कि नहीं। खैर अभी तो फिलहाल मास ऑफ बॉब। L क्या है बेटा यहाँ पे? यह है लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये बेटा लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, ठीक है, ओके। थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मतलब ये हुआ कि जो ये धागा है वर्टिकल के साथ वो कितना एंगल बनाता है, थीटा, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब आगे क्या है, जब मान लो ऑसिलेट करते वक्त टिक टॉक टिक, है ना, जब वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, कहाँ पर होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो उस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो हमको लिस्ट बनाना है। वाइल ऑसिलेटिंग व्हेन द पेंडुलम इज इन इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। जब ऑसिलेशन करते वक्त पेंडुलम जब आपके एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, तो एक्टिंग ऑन द बॉब, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब इज, तो बॉब पे लगने वाले फोर्सेस क्या होंगे? सबसे पहले तो दो ही फोर्स आते हैं इसके ऊपर। एक होता है वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और होता है टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्टिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये दो फोर्सेस लगते हैं इसके ऊपर, है ना। तो पहला फोर्स क्या है इसका? वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मैं ये जो बोल रहा हूँ ये ओरली बोल रहा हूँ, मगर स्टेट बोर्ड में ये सब पूरा लिखना है, मैं भी सिर्फ शॉर्ट में लिखा रहा सारी चीज़ें, बोर्ड में एग्जैक्ट यही मत लिखना, है ना। थोड़ा अच्छे से सजा के नोट्स में जैसे दिया हुआ है वैसे लिखना, है ना। तो वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड टेंशन T in the string acting along the length of the string towards point of suspension, है ना, जो कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के साथ साथ एक्ट कर रहा है टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन।
अब इसमें क्या है बेटा, मैंने वेट को दो कंपोनेंट्स में बांट दिया। आगे देखा होगा आपने, जैसे डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि मैंने वेट mg को दो कंपोनेंट्स में बांटा है ना। एक वो कंपोनेंट जो रस्सी के साथ साथ होगा अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और एक उसको परपेंडिकुलर होगा। देखो ये लाइन और ये लाइन आपस में एकदम कैसी है, पैरेलल। देखो ये लाइन तो सेम है, और ये लाइन कैसी है, पैरेलल है। तो बाय एडजेसेंट एंगल थ्योरम जो ये एंगल बनेगा वो ये एंगल बनेगा, तो ये भी थीटा रहेगा। तो भाई फिर बाद में ये mg cos थीटा हो जाएगा और ये mg sin थीटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि वेट यहाँ पर दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है। वैसे आपका डेफिनेशन लिखना हो गया था क्या इसका सभी का? ठीक है, तो देखिए वेट को दो कंपोनेंट्स में बांटा जा सकता है। वेट कैन बी resolved into टू कंपोनेंट्स। तो मैंने वेट को दो कंपोनेंट्स में बांटा। अब ऐसा है, एक है mg cos थीटा है ना, जो कि टेंशन T को अपोज कर रहा है, और दूसरा क्या है mg sin थीटा। हमारा काम का इसमें mg sin थीटा है। मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, वो जो पेंडुलम इस तरह से ऑसिलेट कर रहा था उसको वापस मतलब वापस किस वजह से आया था, वो कोई बताएगा? ये जो ऑसिलेट करता है ये वापस क्यों आता है, किस वजह से आता है, किस कारण से वो वापस आता है? क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रेविटी का असर की वजह से, है ना। अगर मैं कहूँ कि सिंपली ये भैया देखो, कंसिडर दिस एज अ पेंडुलम, तो भाई ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा, तो अगर मैं इसको छोड़ता हूँ फिर ये वापस क्यों आया नीचे? ग्रेविटी की वजह से, है ना। मगर पूरी की पूरी ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, ग्रेविटी का कुछ हिस्सा रिस्पॉन्सिबल था। देखो ये वेट mg है ना, आपको इधर लाना है इधर, तो mg sin थीटा है वो फोर्स है जो उसको क्या कर रहा है, वापस लेके आ रहा है। यानी mg इज नॉट रिस्पॉन्सिबल कंप्लीटली, mg sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इट बैक, ब्रिंगिंग इट बैक टू द बीन पोजिशन। तो मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ पर ये mg sin थीटा provides या brings it back to mean position। ये इसको क्या कर रहा है, मीन पोजीशन तक वापस लेके आ रहा है। एक मिनट, जैसे नोट्स लाएंगे तुमने? अभी नोट्स लाएंगे किसी ने? तो ऐसा फोर्स जो वापस लेकर आता है उसे क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। तो मैं कहूँगा रीस्टोर, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स, है ना, माइनस mg sin थीटा। ये जस्ट mg sin थीटा ले लो अभी का, ये क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स है। अब ये जो ऑसिलेशंस होते हैं पेंडुलम में, ये बहुत छोटे छोटे ऑसिलेशंस होते हैं, बड़े बड़े ऑसिलेशंस नहीं होते। क्योंकि अब ये छोटे छोटे ऑसिलेशंस है तो इसका थीटा कैसा होगा बेटा? स्मॉल होगा, है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सिंस थीटा इज़ स्मॉल, क्योंकि थीटा स्मॉल है, एज यू वेरी वेल नो, साइन थीटा कैन बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल रिटर्न एज थीटा, है ना। तो ठीक है भाई, फिर रीस्टोरिंग फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, है ना। वैसे यही माइनस साइन दे देना चाहिए था, माइनस mg थीटा। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स क्यों माइनस साइन में इंडिकेट किया जा रहा है? क्योंकि आप देखेंगे कि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा थीटा की वैल्यू को कम करने की कोशिश कर रहा है ना। थीटा इधर जाएगा तो बढ़ेगा ना, रिस्टोरिंग फोर्स उसको क्या करने की कोशिश कर, कम करने की कोशिश कर, मतलब इट अपोजेस द इंक्रीज इन थीटा, इसीलिए नेगेटिव साइन वहाँ पर आया है। ठीक है, आप चाहे तो इसको मैग्नीट्यूड में लिखेंगे बाद में, इन मैग्नीट्यूड। आप इसे सिर्फ mg थीटा भी लिख सकते हैं, हाँ जी लिख डाले हमने। थीटा, थीटा क्या होता है बोले? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस भी हो सकता है थीटा, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क अपॉन, देखो ये वाला डिस्टेंस देखो, ये जो उसने डिस्टेंस कवर किया, मान लो ये डिस्टेंस कितना है, x है,
तो अगर मैं मान के चलूँ कि ये एक सर्कुलर मोशन है और ये इसका आर्क लेंथ है, तो एल उसका क्या बन जाएगा, रेडियस नहीं बन जाएगा। किसी भी सर्कुलर मोशन में ये थीटा है, ये एक्स है, ये आर है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, एक्स अपॉन आर, है ना। तो अब ये जो कर्व्ड पाथ है ना, तो इसको एक सर्कल का हिस्सा पकड़ के चल सकते हैं आप, और अगर ये एक सर्कल का हिस्सा है तो थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड, सॉरी आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। रेडियस किसके बराबर है, एल के बराबर। तो मैं थीटा के जगह एक्स अपॉन एन लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो थीटा के जगह आप x अपॉन एल लिख सकते हैं। देखो रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mg x अपॉन एल, ठीक है। अब ऐसा है कि ठीक है, ये रीस्टोरिंग फोर्स को मास से डिवाइड करो तो क्या बनेगा फिर, जी एक्स अपॉन एल। रीस्टोरिंग फोर्स को आपने मास से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बन गया आपका, रीस्टोरिंग फोर्स को मास से डिवाइड किया, जी एक्स अपॉन एल। फोर्स अपॉन मास क्या होता है, एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा g इंटू एक्स अपॉन एल। फिर एक्स को भी इधर ला लो, तो a अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू जी बाई एल। अब a बाई एक्स क्या है, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, और ये कितना हुआ बेटा, g बाय एल हो गया, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अब मैं कहूँगा देखो हमारे पास टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है, कि टाइम पीरियड जो है उसका फॉर्मूला है t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। इफ़ यू रिमेंबर, ये टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है, हम लोगों ने बहुत पहले डिराइव किया था। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, एंड एज यू कैन सी दिस इज a बाई एक्स इज एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स वैल्यू इज g बाई एल। तो अब अगर मैं एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पर डाल दूँ, दैट इज g बाई एल, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ g बाई एल, दैट इज t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई g। आ गया वो फॉर्मूला जिसकी हमें तलाश थी। आया समझे, देख लीजिए। डेरिवेशन आ सकता है आपको, तो ध्यान रखिएगा इसका। स्टेट बोर्ड में ज़रूर आएगा डेरिवेशन। डायग्राम हो गया ना सभी का, राइट साइड का हो गया सभी का। कल मेरे को सभी के पास वो नोट्स चाहिए, है ना। जिसके पास नहीं रहेंगे वो नहीं आना क्लास में, बैठने नहीं दूंगा मैं। तुम लोग को एहसास नहीं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की कब से डाल के रखा नोट्स, तुमने प्रिंट नहीं करा है, इतनी नालायकी है तुम्हारी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की नोट्स है किसी के पास अभी फिलहाल? उसका प्रिंट नहीं देखा मैंने अभी तक। चलो हो गया ये सभी का, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, बहुत बेसिक सा फॉर्म है ये लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। आपको अक्सर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, जो बड़ा 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता था वो उस तरह से पूछते थे कि व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड स्टेट द लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये इस तरह से पूछते थे। अब देखो कैसे आएगा ये लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। आप जैसे कि जानते हैं, सिंस पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय, जैसे कि हम जानते हैं पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को इस तरह से लिखा जाता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो कुछ खास नहीं है मेरा लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम, बहुत इजी है। सबसे पहला तो आता है लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ क्या कहता है? लॉ ऑफ लेंथ ये कहता है कि पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is directly proportional to square root of length of simple pendulum। तो period of simple pendulum is directly proportional to the square root of length of simple pendulum। t is directly proportional to under root of l, है ना। बस ये इसको ही कहा गया। अब अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ t अपॉन अंडर रूट ऑफ l। ये क्या होगा बेटा? कांस्टेंट हो जाएगा ना। अगर t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ l तो t अपॉन रूट l क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर t1 अपॉन अंडर रूट ऑफ l1 इज इक्वल्स टू t2 अपॉन अंडर रूट ऑफ l2, या जिसको आप ऐसा लिख सकते हैं t1 अपॉन t2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ l1 अपॉन l2। बस ऐसे ही लिखना है आपको। फिर अगला है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू नहीं रे, ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या है ये लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity। ठीक है, that is t is inversely proportional to under root of g और t into under root of g is equals to constant। Therefore t1 under root of g1 is equals to t2 under root of g2, that is t1 upon t2 is equals to under root of g2 upon g1। यह है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लॉ ऑफ मास बहुत आसान है ये। जैसे कि आप पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले में साफ देख सकते हैं, वहाँ कहीं पे भी मास नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स व्हाट कि पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द पेंडुलम। पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ mass of simple pendulum। ठीक है। चौथा लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। ये क्या चीज़ है?
तो लॉ ऑफ आइसोक्रोनस ये कहता है पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम provided that amplitude is small। अब ये क्या चीज़ कहना चाहता है कि अगर मैं कहूँ कि भैया देखो मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है तो इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है लगातार। अब ये सिर्फ 10 डिग्री ऐसा इस तरह जा रहा था, 10 डिग्री अपनी मीन पोजीशन से हट रहा था फिर वापस आ जा रहा था, यानी इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा था, सिर्फ 10 डिग्री का। यहाँ से यहाँ 10, यहाँ से यहाँ 10। अब मान लो थोड़ी देर के बाद ये 15 डिग्री से ऑसिलेट कर रहा है, 15 डिग्री इधर जा रहा, 15 डिग्री इधर जा रहा, इस तरह से। तो तुमने कहा कि भाई एंगल बढ़ गया तो डिस्टेंस भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो टाइम अब ज़्यादा लगना चाहिए उसको वापस आने के लिए, मगर नहीं लगता टाइम, है ना, उसका पीरियड अभी भी सेम रहता। हाँ, मगर फ़र्क ये सिर्फ कब लागू है, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा है, छोटा है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँगा 10 डिग्री का आप ऑसिलेशन कर रहे हैं और दूसरा आप 90 डिग्री का ऑसिलेशन कर रहे हैं, तो इसमें फ़र्क आ जाएगा, बहुत बड़ा एंगल हो गया ना क्योंकि ये, तो इसमें टाइमिंग थोड़ा सा अलग आ जाएगा। मगर एक 10 डिग्री का ऑसिलेशन है, एक 15 डिग्री का ऑसिलेशन है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम रहेगा, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। लॉ ऑफ आइसोक्रोनस कहा जाता है इसे, लिख लीजिए। ये हो गया। सेकेंड्स पेंडुलम, अक्सर सेकेंड्स पेंडुलम बहुत आता है, उसका साथ ही साथ आपको कहा जाएगा लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम कैलकुलेट करने के लिए अक्सर कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Pendulum whose period of oscillation is 2 seconds is called as seconds pendulum। एक पेंडुलम जिसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 सेकेंड है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड्स पेंडुलम कहते हैं। दैट इज t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। देखो लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम कैन बी कैलकुलेटेड एज, लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम कैसे निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g। जैसे हम जानते हैं सेकेंड्स पेंडुलम में टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकेंड का, तो 2 इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। 2 और 2 हो गया कैंसिल, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल्स देयरफॉर 1 इक्वल्स टू पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। अब एक काम करो, स्क्वायर कर लो, पाई स्क्वायर l बाई जी, therefore l इज इक्वल्स टू g बाय पाई स्क्वायर। ये याद रखना फॉर्मूला है लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम कैलकुलेट करने का, क्योंकि अगर अभी आपको ये बोला कि अर्थ पे लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इतना इतना है, तो मून पर लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम कितना होगा, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। अर्थ पे g की वैल्यू क्या होती है 9.8, मून पे मान लो कि 1.6 होती है ना, तो उस हिसाब से वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर अगर आप ये कैलकुलेट करने जाएंगे तो g की वैल्यू 9.8 और ये पाई की स्क्वायर की वैल्यू 9.872 कुछ करके होती है, और अगर इसकी वैल्यू आप ढूंढेंगे तो 0.99 समथिंग कुछ आएगा।
अब 0.99 समथिंग को आप क्या बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन में वो आएगा 1 मीटर, है ना, अप्रोक्सीमेशन में 1 मीटर। यानी सिंपल सी बात है, एक तार लो जिसकी लंबाई अराउंड 1 मीटर है, उसके नीचे एक बॉब लटका दो, है ना। वैसे तार नहीं बोल सकते 1 मीटर का, क्योंकि बॉब के सेंटर से पूरा आपको लेते वो डिस्टेंस पूरा लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम कहलाता। मतलब ये बॉब का सेंटर और ये तार, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की मान लो लंबाई कितनी है बेटा, 1 मीटर है। अब उस बॉब को थोड़ा सा सरका के छोड़ दो, ये ऐसा आएगा। तुम नोटिस ये करेंगे कि वो पूरा जाके वापस आने के लिए जो टाइम ले रहा है अराउंड 2 सेकेंड ले रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड सिर्फ 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक लेंथ पर और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो चेंज करना अपने हाथ में है क्या, नहीं। तो क्या चेंज कर सकते हैं अपन, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये इस तरह से देख लो, आइसोक्रोनस। लिखो फटाफट। ये हो गया, तीसरे नंबर का हो गया। पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन डिफरेंट सिचुएशंस। वेल आई थिंक सो कि ये शायद इतना इस पर फोकस नहीं करेगा नीट, क्योंकि उसने अपना लेवल थोड़ा सा नीचे रख दिया नीट ने अपना, जैसे लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको 2019 के बाद से थोड़ा लेवल नीचे है। तो ये थोड़ा सा मतलब कहा जाएगा अप्लाइड वाला पार्ट हो जा रहा है। नीट का फोकस हमेशा कंसेप्चुअल पार्ट पे होता है। टफ आना तो अलग बात है, एक रीजन एक अलग चीज़ होती है ना। जैसा टी इक्वल से 2.√L/g, मैं डायरेक्ट एल की वैल्यू दे दूँ, जी की वैल्यू दे दूँ, है कि नहीं, तो तुम टाइम पीरियड निकाल दोगे इजीली। ये सिंपल वे हो गया। अगर मैं बोलूँगा ठीक है भाई एल इतने वैल्यू से बढ़ गया, जी इतने परसेंटेज से बढ़ गया, ये बताओ, अब बताओ टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा, ये थोड़ा सा इसका डिफ़िकल्ट अप्रोच हो जा रहा। ये ऐसा करना तो है, देखो कैसे ध्यान में तो रखना, इजी चीज़ है। एक जो लिफ्ट वाला पार्ट है तो वो तो तुम्हारे को याद रखना चाहिए, ये लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है वो, मगर कुछ फैक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से भी रिलेटेड बताऊंगा मैं आपको। तो ठीक है, वो जमा तो जमा ऐसा जेई वालों को ध्यान देना है मगर इसमें, है ना, जेई वालों के लिए, क्योंकि अप्लाइड रहता है उनका, जेई वालों को इस पर फोकस करना है अच्छे से। ये वाला हो गया। चलो, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन डिफरेंट सिचुएशंस। नोट्स सब लोग साथ में लेकर आया करो, मतलब पढ़ने के लिए, यहाँ पर रीडिंग के लिए, घर पे मत छोड़ना। सबसे पहला, इन अ लिफ्ट, इन अ लिफ्ट, सबसे पहले केस 1, इफ द लिफ्ट इज स्टेशनरी, अगर लिफ्ट अपनी जगह पर रुकी है, कोई मसला नहीं है, लिफ्ट के छत के साथ वो अटैच होकर पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है ना, और लिफ्ट अपनी जगह पे रुकी हुई है, तो कोई मसला नहीं है। आपका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा t = 2π√L/g। केस सेकंड,
if the lift is moving upwards और डाउनवर्ड्स, अपवर्ड भी चलेगा डाउनवर्ड्स भी चलेगा, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड यानी लिफ्ट का एक्सेलरेशन कैसा है बेटा, 0 है। तो इस सिचुएशन में क्या, तो इस सिचुएशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी भी सेम रहेगा, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय जी, है ना। लिफ्ट ऊपर जा रही या फिर नीचे जा रही, मगर इसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। ये इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड यानी एक्सेलरेशन क्या है इसका, 0 है। तो उस सिचुएशन में टाइम पीरियड में कोई फर्क नहीं आएगा, अभी भी उसका वही फॉर्मूला बरकरार रहेगा। सेकेंड्स पेंडुलम का हो गया क्या आप लोगों को लिखना, लिख लीजिए, मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर। स्पीड को बढ़ाओ भैया आप लोग। बता मैंने कहा कौन सा कैन बी t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी, 2 इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी, और वो 2 कैंसिल हो गया, 1 इक्वल्स टू पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। तीन स्टेप किए उसके ऊपर, वो बता रही 1 इक्वल्स टू पाई स्क्वायर L बाई जी, L इक्वल्स टू जी अपॉन पाई स्क्वायर। तो क्या नज़र नहीं है, 1। चश्मा दो, चश्मा तो तुम्हारा इसको है, कौन सा फैशन वाला, चलो हुआ बेटा सेकेंड्स पेंडुलम, ठीक है। अब चलो आगे। तो हमने देखा सिचुएशन ये थी कि भैया एक तो लिफ्ट अपनी जगह पर रुकी हुई थी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। केस थर्ड, इफ द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड्स with acceleration small a। तो भाई मामला तो ऐसे हो गया, ये जो लिफ्ट है जिसमें पेंडुलम लटका हुआ है आपका, जिसमें पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, और इस बार वो लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है विथ एक्सेलरेशन स्मॉल ए, है कि नहीं। तो आपको मालूम हो उसको सूडो फोर्स लगता है नीचे की तरफ, है कि नहीं। वो सूडो फोर्स क्या करेगा, बॉब को तेज़ी से नीचे लेकर आ जाएगा, है कि नहीं। आप गाड़ी पे बैठते हैं, गाड़ी झटके से आगे निकलती है, क्या होता है, पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगता है ना, है कि नहीं। और अब जब ये ऑसिलेट कर रहा तो ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही, आराम आराम से ऑसिलेट कर रहा। अब हुआ क्या कि जब लिफ्ट झटके से ऊपर जाएगी तो सूडो फोर्स क्या करेगा, उसको नीचे खींचेगा, तो ये और तेज़ी से नीचे आएगा। मतलब पहले तो स्मॉल जी था एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, अब उसमें सूडो फोर्स का एक्सेलरेशन भी ऐड हो गया। तो अब टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है अब वो बदल जाएगा, और वो अब ऐसा लिखा जाएगा, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन जी प्लस ए। इफ यू रिमेंबर वी हैव स्टडीड दिस इन द लॉज ऑफ मोशन एज वेल। तो अब आएगा केस 4। if the lift is moving downwards with acceleration small a। मतलब सिचुएशन क्या हो गई कि भैया ये लिफ्ट है आपका, पेंडुलम है इस तरह से, उसमें ऑसिलेट कर रहा है। अब लिफ्ट नीचे जा रही है विथ एक्सेलरेशन स्मॉल ए, लिफ्ट नीचे जा रही है विथ एक्सेलरेशन स्मॉल ए। तो अब अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जा रहा तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही, सूडो फोर्स क्या कर रहा है, उसको ऊपर खींच रहा है। मतलब मोशन कैसा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो अब मैं कहूँगा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन
जी माइनस जी, है ना, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा पहले से, ज़्यादा टाइम लेगा। केस फिफ्थ, इफ द लिफ्ट इज इन फ्री फॉल, है ना, अगर लिफ्ट क्या है, फ्री फॉल है, आप लिफ्ट में पेंडुलम को लटकाते, लिफ्ट के तार काट देते, है ना, पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पे था जब आपने तार काटे तो जब तक वो ज़मीन से नहीं टकराता वो वैसे ही रहेगा अटका हुआ। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा है, तो ऐसी सिचुएशन में टाइम पीरियड क्या होता है लिफ्ट का, इनफाइनाइट, सॉरी लिफ्ट का नहीं, सॉरी पेंडुलम का इनफाइनाइट। तो इसमें एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g माइनस g, therefore टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू हाउ मच, इनफाइनाइट। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास एक स्प्रिंग पेंडुलम है और एक सिंपल पेंडुलम है, इनमें से कौन सा पेंडुलम स्पेस में मेरे कोई काम का नहीं? एक सिंपल पेंडुलम है और एक स्प्रिंग पेंडुलम है, इसमें से कौन सा पेंडुलम स्पेस में मेरे कोई काम का नहीं? स्प्रिंग, स्प्रिंग या सिंपल? कितने लोगों को मानना है कि सिंपल पेंडुलम कोई काम का नहीं स्पेस में? पीछे काय को देख रहे, अपना दो ना आंसर, सिंपल पेंडुलम स्पेस में कोई काम का नहीं। दूसरा, कितने लोगों का मानना है कि स्प्रिंग पेंडुलम स्पेस में कोई काम का नहीं? ओके, द करेक्ट आंसर इज सिंपल पेंडुलम, वो काम नहीं करेगा। सिंपल पेंडुलम को काम करने के लिए क्या चाहिए? स्मॉल g, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी नीचे खींचती है ना, है कि नहीं? तो भैया टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम स्पेस में कितना होगा फिर? इनफाइनाइट। अगर मान लो कि किसी पेंडुलम को जो इस तरह से ऑसिलेट करता है, गौर से देखो बेटा, इधर देखो बेटा, आपने उस पेंडुलम को ऐसा रख के छोड़ा स्पेस में, सिंपल पेंडुलम छोड़ देंगे ना, वो वैसे ही रहेगा, है ना। कब आएगा? तो बोलो बहुत सालों बाद, इनफाइनाइट, है ना, टाइम के बाद आएगा नीचे। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड स्पेस में क्या होता है? आपका इनफाइनाइट होता है। वही स्प्रिंग पेंडुलम का आइडियली, मैं क्या बोल रहा हूँ, आइडियली अर्थ पे और स्पेस पे टाइम पीरियड में फ़र्क आना नहीं चाहिए, क्योंकि वर्किंग मैकेनिज्म उसका क्या है? स्प्रिंग है ना, सिर्फ स्प्रिंग उसको ऊपर नीचे खींचता है। मैं बोला अब फिर से जा रहा क्या तू, बैग पकड़ रहा तो चल, हुआ ये? तुम ऐसा भी हॉरिजॉन्टल पे ऑसिलेट कर सकते ना, ग्रेविटी का असर पड़ता, नो डाउट ग्रेविटी का असर पड़ता, मगर अगर मान लो आपने हॉरिजॉन्टल मोशन करे, किसी का ऐसा स्प्रिंग लगा हुआ है, नीचे छोड़ दी, है ना, 1 सेकंड में 10 बार आगे पीछे किया उसने, वही मैकेनिज्म ऊपर ले जाओ स्पेस में, छोड़ दो, 1 सेकंड में 10 बार आगे पीछे करेगा, स्प्रिंग है ना वो, क्योंकि क्या हो गया बोल? इफ द लिफ्ट इज इन फ्री फॉल, a इक्वल्स टू g, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g माइनस g, है ना, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। लिफ्ट अगर फ्री फॉल में रहा था। अब ये इस चीज़ पे आ सकते हैं प्रॉब्लम्स, लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है, तो ये पार्ट पे आ सकते हैं। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। Period of simple pendulum in a uniform electric field. Period of simple pendulum in a uniform electric field. Case 1. देखो बड़ा गौर से देखो, अच्छे से। ये इस तरह से आपका पेंडुलम रहेगा, ठीक है। मान लो पेंडुलम को अपन ने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है,
और नीचे आपने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रखें। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ नहीं आपका चैप्टर, वैसे तो उसको उस वक्त लेना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के टेस्ट साथ में लेना चाहिए, बट नोट्स में है इसलिए थोड़ा बता देता हूँ अभी मैं। अब देखो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज इलेक्ट्रोस्टैट का तो सभी को है कि पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है कि वेट mg नीचे की तरफ खींच रहा है, मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको ऊपर की तरफ ढकेल रहा होगा। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप QE से रिप्रेजेंट करें, है कि नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बाय न्यूटन सेकंड लॉ में, चलो मान लो मैं कहूँगा एक मिनट अभी कि इस तरह से वो ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं। और अब अगर मैं कहूँगा अब जो टाइम पीरियड आएगा इस सिचुएशन में कितना आएगा फिर, तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G, ये क्या होता है एक्सप्रेशन, माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय मास। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय मास क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब केस सेकंड क्या रहेगा बेटा, केस सेकंड में अब क्या रहेगा सिचुएशन, देखो इसी का उलट। बोले कैसी उलट सिचुएशन, क्या हो गया, क्या दुख आ गया, देखो अब यहां पे वेट अभी भी नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। अब इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, वो उसे अट्रैक्ट करेगा। पिछली बार वो रिपेल कर रहा था, इस बार क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो भैया देखो इस पिछली बार अपोज कर रहा था, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे को अपोज कर रहे थे, इसलिए टोटल फोर्स या टोटल एक्सेलरेशन क्या आया यहाँ पर, माइनस में आया, है कि नहीं। आप कहेंगे नेट फोर्स क्या आया, तो नेट फोर्स इज mg माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि क्या है, QE है। तो फिर मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू mg माइनस QE। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट एक्सेलरेशन जो रहा वो कितना रहा, g माइनस QE अपॉन m। वही आपको यहाँ देखने को मिला। इस बार क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन और आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसा हो गया, सेम हो गया। तो नेट फोर्स क्या होगा, mg प्लस QE हो जाएगा, है ना। तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g प्लस QE अपॉन m। तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन g प्लस QE अपॉन m। दैट्स इट, देख लीजिए। जब पढ़ाता ना उस वक्त ध्यान नहीं देते थे, अपना लिखते रहते। मैं बोलता भाई मैं छोड़ रहा हूँ ना, जगह टाइम दे रहा ना। फिर उसके बाद पूछते ये कैसा है, वो ऐसा है कि ये वैसा है क्या, है उसको भी परेशान करते रहते। g माइनस QE अपॉन m, तो बोल भी चुका कई बार QE अपॉन m। क्यू 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 फॉर क्वेश्चन। हाँ चलो अब न्यूमेरिकल्स पे बढ़ते हैं इसके। और भी कई सारे फॉर्मूले दिया मैंने, उसको डायरेक्ट याद कर लेना। जेई वालों को बोलूँगा बस, ये बहुत सारे बाहर भागो, बाहर हकल दूंगा बेटा, तमाशे नहीं। चलो, सो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम। स्टेट बोर्ड के प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ पहले मैं, थोड़े से इसको लॉग बुक की जरूरत पड़ जाती है। अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स SHM of period 4 seconds, full stop।
how much time after crossing the mean position comma will the displacement of Bob be 1/3 of its amplitude। कितनी देर के बाद उसका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड रहेगा। क्या क्या दिया हुआ है वो देखो। टाइम पीरियड 4 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड। कंडीशन ये है कि डिस्प्लेसमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो ठीक है, डाल दो फॉर्मूला फिर कि x, जैसे कि हम जानते हैं x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t होता। x की वैल्यू डाल दो a/3। तो a साइन ओमेगा t को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t। a कैंसिल, 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/3 साइन इनवर्स ऑफ 0.33 जो आ जाएगा आपका 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। निकालो लॉगबुक, नेचुरल साइंस में जाओ, पेज नेचुरल साइंस रखा करो रे लॉगबुक साथ में, बोलना पड़ेगा क्या। नेचुरल साइंस, नेचुरल लॉगरिथमिक साइंस मत जाना, नेचुरल साइंस। अब जो टेबल आपको दिया गया है, मैं आपको अप्रॉक्सीमेट मेथड बता रहा हूँ, वो भी चल जाएगा। बताओ इधर, ये जो टेबल आपको दिया हुआ है इसमें ढूंढो कि आपका 333 मतलब 3333 33333 इससे नियरेस्ट नंबर कौन सा है, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ 1/3 मतलब क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स ऑफ 0.33 होगा ना ये। तो ये एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, मिला तो अच्छी बात है। इसका सबसे नियरेस्ट नंबर देखो, बताओ अगर आप इसका सबसे नियरेस्ट देखेंगे 3333333.34.3322 333 ये सबसे नियरेस्ट नंबर है और वो है 19 डिग्री के रो में 0.5 डिग्री के कॉलम में। 19 डिग्री के रो में 0.5 डिग्री के कॉलम में। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि उसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगा 19.5 डिग्री, है ना। अगर मैं एक्यूरेटली सॉल्व करने बैठता तो ये 19.47 डिग्री आता था। अब 19.47 19.5 लिख सकते हैं अपन उसको। तो आपका एक्यूरेट मेथड में पिछली बार भी बताया टाइम ज़्यादा जाता है, उसमें कोई फ़ायदा होता नहीं कुछ खास, तो अप्रॉक्सीमेट मेथड का यूज़ करो। मगर हम कैलकुलेशन हमेशा रेडियन में करते हैं, तो मुझे इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा। पाई गया, तो t इज इक्वल्स टू 19.5 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T जो कि कितना है मेरा 4 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 180। देयरफॉर स्मॉल t इक्वल्स टू, अब ये कैलकुलेशन करने के बाद आंसर जो रहेगा 0.2163 सेकेंड्स आएगा। ये आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ मैं, जो टाइम ज़्यादा लेगा कैलकुलेशन 0.2163 सेकेंड्स। चलिए हुआ अगला क्वेश्चन। The next one is also from the state board.
a simple pendulum of length 100 centimeter performs SHM full stop. Find restoring force acting on its bob of mass 50 grams when displacement from the mean position is 3 centimeter. When displacement from the mean position is 3 centimeter. तो देखो क्या क्या दिया है. एक सिंपल पेंडुलम दिया है जिसका लेंथ जो है 100 सेंटीमीटर है, जिसे आप 1 मीटर भी बोल सकते हैं. रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब ऑफ मास 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम यानी कि 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम. When the displacement from the mean position is 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10⁻² मीटर. देखो ये होता है ना अपना पेंडुलम इस तरह से. तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट क्या बताया हुआ है, x 3 सेंटीमीटर बताया. तो रिस्टोरिंग फोर्स निकालना है. वैसे रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको? mg sin थीटा, है ना, mg sin थीटा. एंड एज यू वेरी वेल नो कि ऑसिलेशन में, सिंपल पेंडुलम में एंगल ऑफ जो ऑसिलेशन होता है वो काफ़ी छोटा होता है. तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, आप mg थीटा लिख सकते हैं. मैं लिख दूंगा सिंस थीटा इज स्मॉल. ठीक है ना. अब जो थीटा है ये डायरेक्टली मेरे पास तो है नहीं. हाँ, मगर मेरे पास एक फॉर्मूला इसका x/n है ना. तो अभी जो थोड़ी देर पहले देखे थे, तो mg x/n. अब देखो आपके पास सारी चीज़ें है, m है, हाँ जी है, g की वैल्यू तो मालूम होती है 9.8, x वो भी है, l वो भी है ना, 100 सेंटीमीटर. ठीक है. तो चलो डालो वैल्यूज़. m की वैल्यू डालो 50 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू डालो 9.8, x की वैल्यू डालो 3 इंटू 10⁻², l की वैल्यू डालो 1. देखो रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू, रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या आएगी. अगर मैं ये कैलकुलेट करूँगा, ये कर सकते हैं आप कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन से. बताओ क्या आएगा. बताओ कैलकुलेशन क्या रहेगा. सीधा मल्टीप्लिकेशन ही है ना. बातें नहीं.
आएगा कुछ? 8 नहीं रे बाबा, इसका आंसर आना चाहिए 1.47 इंटू 10⁻²। 1.47 इंटू 10⁻² न्यूटन। और कई लोग क्या होता है लापरवाही में क्या करते हैं, ये कैलकुलेशन करते नहीं है। कर रहा ना सामने वाला करके दे देगा, ये तुमको बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पे भारी पड़ेगा। अभी से आदत डालोगे सब करने की तो चीज़ें फास्ट हो जाएगी, है ना, नहीं तो वहाँ पे इतना प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपको क्या बोलूं। चलिए ये वाला प्रॉब्लम लीजिए। फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इफ द एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टेन प्लेसेस चेंजेस फ्रॉम 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी वक्त पर एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी जगह पर 9.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ करती थी, बाद में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हम उसको ऐसा समझ सकते हैं कि भैया एवरेज माउंट एवरेज पे था तब 9.75 था, नीचे आ गया ज़मीन पे आ गया तो 9.8 है ना। तो अब ऐसा है कि चलो ठीक है, तो उसने बोला लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम में क्या फ़र्क आएगा। देखो लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम, टाइम पीरियड तो चेंज किया नहीं आपने, टाइम पीरियड तो वही है 2 सेकंड, तो वही 2, अगर स्मॉल जी की वैल्यू बदल रही तो आपको टाइम पीरियड वही मेंटेन करने के लिए क्या बदलना पड़ेगा, एल। और आपको याद होगा थोड़ी देर पहले की बात है, मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम में ये फॉर्मूला याद रखना, जी अपॉन क्या था वो, जी अपॉन पाई स्क्वायर, है ना। तो देखो सिंस लेंथ ऑफ seconds pendulum, since length of seconds pendulum is given by L equals to G upon pi square, therefore L1 upon L2 is equal to क्या रहेगा, तो G है 9.8, सॉरी हो जाएगा G1 upon G2, तो भैया 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 मैं बोलूँगा L2 कितना होगा फिर, L1 मल्टीप्लाई बाय G2 अपॉन G1, देयरफॉर L2 इज इक्वल्स टू L1 मल्टीप्लाई बाय, L1 कितना है, L1 तो 1 मीटर होता है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 9.75। तो ये तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसका, कोई बताइए मुझे कितना आता है 9.8 डिवाइडेड बाय 9.75। फरजान देख ले कैलकुलेटर से। (9.8 डिवाइडेड बाय 9.75), जिसको बोला बस वही करेगा, कोई फालतू कुछ नहीं निकालेगा नहीं। 9.8 डिवाइडेड बाय 9.75, 1.005, आगे बोल 51, 1.005 128, ठीक है ना, मीटर्स। तो मैं चेंज इन लेंथ बोलूँगा तो कितना आएगा, डेल्टा है L2 माइनस L1 जो कि 1.0055128 माइनस 1 आएगा, तो वो आ जाएगा 0.005128 मीटर्स। This will be change in length. Next question. हाँ हाँ if period
of simple pendulum is on earth is 4 seconds. What is the period of simple pendulum on the surface of moon having acceleration due to gravity 1.6 meter per second square. Small g earth is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो देखो भैया यहाँ बोला है किसने कि मून पर अर्थ पर किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड 4 सेकंड था. उस पेंडुलम को आपने मून पर लेके गए, वहाँ उसका टाइम पीरियड कितना होगा, यानी वापस आने के लिए कितना टाइम लेना पूरा होगा. तो वेरी इजी, इसके लिए लॉ ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इस्तेमाल करेंगे. आप पढ़े थे ना लॉज, तो लॉ ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूज़ करेंगे. T is inversely proportional to under root of g. So T on planet is equals to T on upon T on of earth is equals to under root of g of earth upon g of planet. So T of planet is planet नहीं है, moon है, sorry. Time period on moon is equals to g under root of ge upon gn multiplied by time period on earth. Therefore time period of moon is equals to under root of GE 9.8 upon 1.6 multiplied by time period of earth जो कि क्या है 4 seconds है कि भाई. 9.8 डिवाइडेड बाई 1.6 होता कुछ वैल्यू आता क्या उसका? नहीं आता. मगर कैलकुलेशन कैसा है इसका कर सकते हैं आप. इसको सबसे पहले तो मैं 9.8 को क्या बनाऊंगा 98 और 1.6 को क्या बनाऊंगा मैं 16. तो फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 49 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 4. समझा गया? अब 49 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखने से फ़ायदा क्या, 7√2 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 4 है कि 4 क्या हो गया कैंसिल. 7 मल्टीप्लाई बाय √2 यानी 1.414. अब वो कर लो कितना आता है. 7 मल्टीप्लाई बाय 1.414 देखो कितना आता है. The answer should be 9.8996 seconds. This should be the answer. 9.8996 seconds. आया समझ? ठीक है, बाकी के प्रॉब्लम्स पे मैं कर लेता हूँ. टाइम हो ही गया, 12 बज गए. और भी कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे वो कल लेंगे, कवर करेंगे. और कल आपका एंगुलर एसएचएम भी लेंगे. एंगुलर एसएचएम इधर ध्यान दे, बोल रहा मैं, तेरी बातें चालू है. तो एंगुलर एसएचएम का पार्ट रहेगा वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा. और डैम्प्ड एसएचएम भी इंशाल्लाह मैं कल कंप्लीट हो सकता, कल पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूँ मैं. थोड़ा सर से 15-20 मिनट मगर मांग लो, आधा घंटा मांग लूँगा मैं, तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता कल, है ना. तो बी रेडी फॉर दैट. कल इसीलिए मुझे सभी के पास ऑसिलेशन की नोट्स चाहिए. आज का दिन है, तुम जाके करते, तुम अमजद को पैसे देते, वो मुझे नहीं मालूम. जो भी करो, मुझे कल हर हाल में किसी सबके पास क्या चाहिए, नोट्स चाहिए ही चाहिए, गर्ल्स एज वेल एज बॉयज़.